नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और शुरुआत करेंगे गोल्ड और सिल्वर के साथ। सोने चांदी में तेजी बनी हुई है। 45,600 रुपए के ऊपर है एमसीएक्स पर गोल्ड। लगातार 45,500 के ऊपर मार्केट टिका हुआ है और करीब करीब 250 रुपए की मजबूती है। चांदी का भाव 65,400 रुपए के ऊपर है। 800 रुपए तक की तेजी चांदी में आ चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड के दाम $1735 के करीब, कॉमेक्स पर चांदी $25 के करीब। तो अच्छी तेजी बुलियन मार्केट में इस वक्त दिख रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजीव कपूर हैं, ट्रस्ट लाइन के, तरुण सत्संगी हैं और कुणाल शाह हैं, निर्मल बैंक के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुणाल जी, मुझे याद है कि जब बॉन्ड यील्ड बढ़ भी रहा था तब भी आपने कहा था कि अब गोल्ड में बहुत ज्यादा गिरावट आएगी नहीं और गोल्ड के अच्छे दिन लौटेंगे। तो क्या ये माना जाए कि गोल्ड की चाल अब बदल गई है? बॉन्ड यील्ड भी घटा है, डॉलर भी कमजोर हुआ है, या अभी कुछ दर्द और बाकी है? दर्द तो कुछ नहीं है मृत्युंजय जी। अभी गोल्ड है ना, यहाँ से $100 बढ़ने वाला है। आने वाले 1.5 से 2 महीने के अंदर कंजर्वेटिवली $1850 का रेट आपको गोल्ड ट्रेड करता हुआ दिखेगा। जो भी वर्स्ट था डॉलर का फेज, 90 से $93 इंडेक्स आ गया। डॉलर इंडेक्स धीरे धीरे 89 की तरफ जा रहा है और गोल्ड में कोई मंदी नजर नहीं आ रही है। वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम चालू है आज की तारीख में, सेंट्रल बैंक ने इतने पैसे छापे हैं, ईटीएफ में जो लास्ट 3-4 महीने से जो बाइंग अटक गई है, ये सब एक के बाद एक चालू होने वाला है। सो सब डर निकालिए। सबसे बेस्ट चीज जो अभी बाई करने के लिए लग रहा है पूरे कमोडिटी में, वो गोल्ड और सेकंड सिल्वर। तो गोल्ड में मैंने आज बोल दिया है 1840 मेरा टारगेट है। 1840 का लेवल 2 महीने में आएगा। ओके, तो 1840 का लेवल आप करें कि 2 महीने में आएगा। अगर आपका लेवल आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1840 का, तो घरेलू बाजार में क्या प्राइस होगा कुणाल जी? या बहुत अच्छा सवाल है मुकुंद जी। अभी 45,600 चल रहा है एमसीएक्स पे जून कॉन्ट्रैक्ट। ये कंजर्वेटिवली यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको नई से 1,500 से 2,000 रुपए की अपसाइड दिखा सकता है। सो इट विल ट्रांसलेट टू 47,000 टू 47,400। ओके, 47,400 तक आप कह रहे हैं गोल्ड का भाव जा सकता है। तरुण जी, इंट्राडे के ट्रेडर को आप क्या सुझाव देंगे, क्या राय देंगे? आज अगर किसी को ट्रेड लेना है गोल्ड में इस भाव पर, तो किस तरह का ट्रेड लेना ठीक रहेगा? हाय, गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। मेरा ऐसा मानना है कि 45,860 काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है गोल्ड का डेली चार्ट के अंदर। उसके ऊपर क्लोज देना ज़रूरी है। अगर क्लोज देना तो सर्टेनली एक मीडियम टर्म के लिए रैली का माहौल इसके अंदर इमर्ज होगा, लेकिन उसके ऊपर नहीं चलता तो मुझे ऐसा लगता है अगेन शॉर्ट टर्म में फ्रेश सेलिंग देखने को मिल सकती है। स्पेसिफिकली इंट्राडे की बात करूँ तो मैं गोल्ड के अंदर 45,750 के आसपास शॉर्ट करना प्रेफर करूँगा। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 45,860 के ऊपर। एंड मुझे ऐसा लगता है कि 45,350 के आसपास इवनिंग सेशन में प्राइस देखने चाहिए। ओके, तो ये राय हो गई आपकी गोल्ड के ऊपर। चांदी पर राजीव जी, आपका क्या व्यू है? सिल्वर में भी अच्छी तेजी का माहौल बना है, चांदी में आज के लिए क्या किया जाए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, जिस तरह से गोल्ड में एक हम रिकवरी आते हुए देख रहे हैं निचले स्तरों से, सिल्वर में भी मुझे लगता है जो 62,500 से एक रिकवरी का रुख बना है, ये कंटिन्यू कर सकता है मृत्युंजय जी 67,000 67,500 तक। फिर उसके बाद एक नई दिशा तब समझ में आएगी जब बाजार 68,000 के लेवल के ऊपर ट्रेड करेगा। तो अभी फिलहाल यहाँ से ऐसे लगता है कि दिशा जो है 66,500 67,500 तक जा सकता है बाजार। ओके, चांदी पर कुणाल जी आपका क्या आउटलुक है? थोड़ा पोजिशनल व्यू अगर रखा जाए। चांदी का पोजीशनल आउटलुक तेजी का ही लग रहा है। चांदी के भाव 70,000 के लेवल्स आपको टेस्ट करते हुए देखने मिलेंगे नेक्स्ट 1.5 से 2 महीने में। सेम जैसे मैंने गोल्ड के लिए कहा है, गोल्ड और सिल्वर नो ब्रेनर है।
चांदी के लिए सबसे जो बड़ा रीजन था लास्ट साल तेजी करने का, साउथ अमेरिका में प्रॉब्लम। ओके, तो चांदी मुझे लग रहा है कि यहाँ से मिनिमम 4 से 5 हजार रुपए की तेजी आपको 1.5 महीने में इसलिए दिखेगी क्योंकि साउथ अमेरिका में फिर से कोविड का प्रॉब्लम बढ़ रहा है। तो जो माइंस चालू होने वाली थी, जो प्रोडक्शन आने वाला था, वो अभी फिर से आएगा नहीं। तो सप्लाई फिर से कमजोर, डिमांड बहुत स्ट्रांग। तो इसमें चांदी में तो लगने वाला है आने वाले दिनों में सर्किट। अच्छा, तो आप कह रहे हैं चांदी में आने वाले दिनों में लगने वाला है सर्किट। ओके, ऊपर का सर्किट, मतलब ये ना समझे आपके नीचे का सर्किट, यही है ना कुणाल जी आपका कहने का मतलब? ऊपर का, हाँ, ये बताना जरूरी है। पता चला सर्किट नीचे, हाँ ऊपर का सर्किट लगेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कुणाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड और सिल्वर पर बोल्ड व्यू देने के लिए। अब हम बात करते हैं क्रूड की, और कच्चे तेल में देखिए हुआ क्या है। कल करीब 5% क्रूड के दाम गिरे और आज देखिए अभी 2.5% ऊपर है कच्चा तेल और 4400 के बेहद करीब एमसीएक्स पर ट्रेड कर रहा है। खबर एक ही है, रिएक्शन अलग अलग है। खबर यही है कि ओपेक की तरफ से उत्पादन बढ़ाने का फैसला लिया गया है आगे, और कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं दुनिया भर में, तो डिमांड कम होगी, सप्लाई बढ़ने की बात हुई है। उसका इंपैक्ट गिरावट के तौर पर दिखना चाहिए था, दिखा भी, लेकिन फिर ये तेजी क्यों आ जा रही है बीच बीच में? तरुण जी बताइए। वेल, मार्केट में अभी देखिए मिक्स्ड सेट ऑफ हैपनिंग्स है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि देखिए ओपेक ने अपना प्रोडक्शन ईज किया है, नेक्स्ट मंथ से ऑनवर्ड्स वो करेंगे। साइमल्टेनियसली सऊदी अरेबिया भी ईज करेगा अपना प्रोडक्शन कट जो किया था। तो वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि ओपेक काफी कॉन्फिडेंट है कि आगे चल के डिमांड साइड काफी अच्छी रहने वाली है। अदरवाइज क्या है, वो जो प्रोडक्शन कट था उसको ईज नहीं करते, लास्ट मीटिंग के अंदर स्टेटस को कंटिन्यू करते हैं। साइमल्टेनियसली जिस तरीके से कोविड के केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं, लाख के आसपास पर डे के केसेस आ रहे हैं, इंडिया इज वन ऑफ द टॉप थर्ड कंज्यूमर ऑफ द ऑयल। साइमल्टेनियसली लॉकडाउन फियर ग्लोबल कंट्रीज के अंदर फिर से बढ़ रहा है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये डाउट है कि डिमांड फिर से कम हो सकती है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्राइसेस दायरे में जा चुके हैं। 4250 से लेकर 4500 का रेंज हमारे यहाँ एमसीएक्स में बना हुआ है। बट जिस तरीके से अभी सिचुएशन इमर्ज होकर आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में ऑयल के प्राइस थोड़े सॉफ्ट रह सकते हैं एंड पॉसिबिलिटी है 55 WTI क्रूड ऑयल के प्राइस देखने को मिले। अगर वो प्राइस आते हैं तो एमसीएक्स में 4100 तक का प्राइस देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल के ऊपर। राजीव जी, आज अगर ट्रेड लेना हो 100 रुपए की तेजी पर क्रूड में, तो क्या ट्रेड लिया जाए? मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि बाजार 4410 के आसपास मिले तो वहां शॉर्ट की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। 4460 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 4340 और 4300 दो टारगेट नीचे में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये राय हो गई आपकी क्रूड पर, लेकिन एक्शन सिर्फ बुलियन में और क्रूड में नहीं है, बल्कि एक्शन मेटल एग्री मार्केट में भी है, और एग्री मार्केट में तूफानी तेजी का दौर शुरू हो गया है। अब आप देखिए कि सोयाबीन का भाव कहां पहुंच गया, 6400 रुपए तक, चना 5300 रुपए, सब ऑलमोस्ट तिलहन और जो चने का प्राइस है वो एमएसपी से ऊपर चला गया है। मस्टर्ड के दाम कहां पहुंच गए, सोयाबीन में जबरदस्त तेजी, चना 5300 के ऊपर। तो क्या ये माना जाए कि एग्री मार्केट में अब सुपर साइकिल शुरू हो गया है? क्या एग्री मार्केट में ये तूफानी तेजी का दौर अब कंटिन्यू रहेगा? इस पर हम बातचीत करेंगे, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं सिराज चौधरी साहब, जो कि एमडी और सीईओ हैं एनसीएमएल के। सिराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और आप चूंकि आपने एग्री मार्केट को बहुत लंबे समय से देखा है, डिमांड सप्लाई के हालात को, क्या ये माना जाए और ये कहना ठीक है क्या कि एग्री कमोडिटी में सुपर साइकिल शुरू हो गया है? जी हाँ, कुछ ऐसा चीजों का समीकरण बैठा है कि एक इस वक्त बहुत सी जो बड़ी कमोडिटीज हैं उनमें तेजी का एक माहौल बन गया है। और एग्री कमोडिटीज में होता है कि खास करके कि क्योंकि एक रिप्लेसेबिलिटी कहीं कहीं होती है, इंटरकनेक्टिविटी होती है, फार्मर चॉइस करता है कि ये लगाए कि वो लगाए। मैं पूरे सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। तो उसमें एक जगह जहाँ तेजी शुरू होती है वो उसकी वो कड़ी जुड़ती जाती है। तो जैसा आपने अभी बोला कि तेल के बाजार में बहुत तेजी है, उसके कई कारण हैं। ग्लोबल कारण हैं कि उसमें आज की तारीख पे पाम ऑयल के स्टॉक्स कम हैं,
सोयाबीन के भाव दुनिया भर में काफी बढ़े हुए हैं, सनफ्लावर की अवेलेबिलिटी कम हो गई है। तो उसके चलते, क्योंकि भारत एक इंपोर्ट डिपेंडेंट देश है खास करके खाद्य तेलों के संबंध में, तो वो बाहर की जो तेजी है या जो स्टॉक्स की कमी है वो भारत में भी दामों पर और वो अपना प्रभाव डाल रही है। उसके अतिरिक्त और ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं कि पाम के भाव ऊंचे हुए, सोयाबीन के भाव ऊंचे हुए, तो यहाँ पे मस्टर्ड के, ग्राउंडनट के, ये सारी चीजों के दाम जो हैं वो भी बढ़ जाएंगे। मेरा अंदाजा ये है कि ये चीजें एक बार नॉर्मल होने के लिए एक क्रॉप साइकिल को पूरा होना जरूरी होता है। तो जो हमें आज तस्वीर दिख रही है, मेरा मानना है कि इसको ये करीब साल भर तो रहेगी, क्योंकि अगले क्रॉप तक आते आते फार्मर इसको अपने उसमें अब्जॉर्ब करेगा, एकरेज बढ़ेंगे और एक तरह से लेवलिंग होगी। तो अभी जो तेजी हमें दिख रही है वो तेजी कहीं हमें कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। मतलब उसमें कुछ ऊपर नीचे होगा, मगर जो बेसिक फंडामेंटल है उनमें साल भर लगेगा करेक्ट होने। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जो तेजी अभी है ये तेजी कंटिन्यू रहने वाली है और इसमें अचानक कोई गिरावट नहीं आएगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेक्शन तो आता रहता है। लेकिन मेरा अगला सवाल सिराज जी आपसे ये होगा कि इस तेजी को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि जब दाम बढ़ते हैं किसी कमोडिटी के तो अगली बार उसकी इतनी खेती हो जाती है कि वो प्राइस फिर दोबारा दिखता नहीं है और एमएसपी से काफी नीचे भाव चला जाता है। हमारे सामने कई सारे एग्जांपल हैं दलहन के, तिलहन के, जो पहले इस तरह के वाकये हुए हैं। तो इसको कैसे मैनेज किया जाए, तेजी को और किसानों को अच्छा भाव मिलता रहे, डिमांड सप्लाई का बैलेंस बना रहे, इसको लेकर के आपका क्या व्यू है, क्या थॉट है? इसमें अगर हम अभी खाली तेल की बात करें तो इसको मैनेज किया जा सकता है इंपोर्ट ड्यूटी ऊपर नीचे करके। गवर्नमेंट के पास एक जो कहा जाए औजार है जिससे वो इसको थोड़ा मॉड्यूलेट कर सकती है कि भाई दाम अगर बहुत ऊपर हो गए हैं तो ड्यूटी कम हो गई, दाम बाहर की मार्केट में गिर जाते हैं तो ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। तो इंपोर्ट ड्यूटी का इस्तेमाल किया जा सकता है दामों को एक डिजायर्ड लेवल पर रखने के लिए। और अभी जाहिर है एक अच्छी चीज ये है कि अगर अभी तिलहन के दाम बढ़ेंगे तो एक हमारे किसान भाई जो हैं वो ज्यादा प्रोत्साहित होंगे ज्यादा एरिया तिलहन के अंदर लाने के लिए, और जो कि एक पूरे देश की जरूरत भी है, मांग भी है। और मैं तो यही चाहूंगा कि अगर थोड़े दिन ऐसा चले उससे हमारे किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा, एक उम्मीद जगेगी जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एरिया ऑयल सीड के अंदर आ सके। हालांकि इसका एक जो उल्टा प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है हमारे कंज्यूमर्स पे, क्योंकि तेल जो है वो ना सिर्फ एक बड़ी मात्रा में हमारे घरों में इस्तेमाल होता है मगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए भी एक बहुत अहम इंग्रेडिएंट होता है। और इसके चलते जो हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है ऊंचे भाव के तेल के होने की वजह से उसकी मार्जिन्स पे उनके प्राइसिंग पे फर्क पड़ेगा। ये तो आपने कहा कि इंडस्ट्री पे फर्क पड़ेगा, लेकिन जो आपने इंपोर्ट ड्यूटी वाली बात कही, और जब मैं इंडस्ट्री के अलग अलग लोगों से बात करता हूं, ऑयल इंडस्ट्री के लोगों से, तो वो लोग साफ तौर पर मना करते हैं कि अभी ड्यूटी कट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ड्यूटी कट होगी तो किसानों को अच्छा भाव नहीं मिलेगा। क्या इस तर्क में दम आपको दिखता है क्या कि किसानों के नाम पर इस तरह का तर्क देना कि ड्यूटी बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए, या आपको लगता है कंज्यूमर का ख्याल भी रखना जरूरी है? देखिए, बैलेंस करके तो चलना पड़ेगा। और तेल जो है वो पूरे WPI या CPI में एक एलिमेंट है और बहुत सी चीजें उसमें जुड़ती हैं जब एक इन्फ्लेशन इंडेक्स बनता है, फूड इन्फ्लेशन इंडेक्स बनता है। तो मेरा ये मानना है कि एक एवरेज लेवल जो कि हमें कहीं निर्धारित करना पड़ेगा कि ये भाव जो है आज की तारीख में हम जो इतना ऊंचा भाव देख रहे हैं, अगर हम चाहे कोई एक नंबर ले लें, जैसे कहें कि भाई 100 रुपए लीटर कंज्यूमर को तेल मिलेगा या 90 रुपए लीटर कंज्यूमर को तेल मिलना चाहिए, तो अगर वह एक कोशिश की जा सकती है एक लॉन्ग टर्म में, मतलब एक समय पे तो कोई दाम फिक्स नहीं किया जा सकता बिकॉज बहुत से ऊपर नीचे होने करने वाले फैक्टर्स होते हैं, मगर एक ये मान लेना चाहिए कि भाई 90 रुपए 100 रुपए जो है वो एक फेयर प्राइस है जो कि कंज्यूमर भी दे सकता है और फार्मर को कम से कम उतना मिलना चाहिए उसे एक ऑयल सीड में क्रॉप और एकरेज बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन के लिए। जी जी, ओके जी।
ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं कि एक फेयर प्राइस होना चाहिए। मतलब सिर्फ ये ना हो कि दाम चाहे जितने भी बढ़ जाएं लेकिन आप उस लेवल पे भी वही तर्क देते रहें कि हाँ किसानों को अच्छा भाव मिले। बिल्कुल किसानों को भाव अच्छा मिलना चाहिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं, कोई शक नहीं है। किसानों को अच्छा भाव मिले, हमेशा मिले, थोड़ा बहुत कंज्यूमर का भी ख्याल रखा जाए और एक फेयर प्राइस हो, बैलेंसिंग अप्रोच हो, ताकि दोनों का काम चल जाए। कंज्यूमर को भी बहुत ज़्यादा जेब ना जलानी पड़े अपनी, और किसानों को भी अच्छा भाव मिले, उनका भी खेती से मोह भंग ना हो। दोनों बातों का ध्यान रखकर आगे की स्ट्रेटेजी बनाई जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया सिराज चौधरी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कैलाश जी नमस्कार, पूछिए। नमस्कार सर। सर गोल्ड के भाव वापस 55-56 होने की संभावना है क्या इसी साल में? 55-56 दोबारा होने की संभावना है क्या इसी साल में, बताइए तरुण जी। मेरे को ऐसा लगता है कि अब गोल्ड में रैली कंटिन्यू करेगा मीडियम टर्म में। इस साल के सेकंड हाफ में रैली देखने को मिलेगा। पॉसिबिलिटी है 48,050 तक के प्राइस देखने को मिले हैं, लेकिन जो हमने लास्ट ईयर के हाई देखे थे 54,000 55,000 के इर्द गिर्द, वो वाले प्राइस हो सकता है कि इस साल देखने को ना मिले। ठीक है, अगला सवाल है राहुल चौधरी का, नागौर से हैं हमारे साथ। पूछिए चौधरी जी। सर जी मेरे को कपास खली में पूछना है कि कपास खली और कितना डाउन जा सकता है, कहां से इसको बाय करें और ऊपर का क्या लेवल रहेगा? ओके, कपास खली कितना और नीचे जा सकता है और किस लेवल पर आप कह रहे हैं कि ट्रेड लेना चाहिए, बताइए राजीव जी। मृत्युंजय जी देखिए, कपास खली का जो ट्रेंड देख रहा हूँ अभी तक अपसाइड ही बना हुआ है और नीचे में मुझे लगता है कि 1000 तक मैक्सिमम नीचे में आ सकता है कपास खली। अभी 1134 है तो मैक्सिमम यहाँ से 1000 आएगा अगर बहुत डीप करेक्शन आता है तो। उससे नीचे मुझे अभी संभावित लग नहीं रहा था। ओके ठीक है, तो ये राय है आपकी कपास खली के ऊपर। अगला सवाल है पूजा गुप्ता का, हरियाणा से है हमारे साथ। पूछिए पूजा। सर जी नमस्ते। सर मेरा सवाल ये है कि दिवाली पे सरसों के क्या भाव रह सकते हैं? हेलो, दिवाली तक सरसों के क्या भाव रह सकते हैं, बताइए राजीव जी। दिवाली तक क्या प्राइस, हालांकि बहुत लंबा है वक्त, लेकिन फिर भी कुछ अंदाज आपको लग रहा है क्या प्राइस हो सकता है दिवाली तक? सॉरी मृत्युंजय जी, मैं क्वेश्चन सुन नहीं पाया था उस समय। मस्टर्ड का प्राइस दिवाली तक क्या होने वाला है सर, क्या हो सकता है? जी मृत्युंजय जी, मस्टर्ड में मुझे लगता है कि एक दायरा बनेगा, जिस दायरे में भाव, जो मुझे दायरा समझ में आता है वो लगता है 6400, और मृत्युंजय जी नीचे में मुझे लगता है 5800 का दाम जो है, इस दायरे में मस्टर्ड अभी रहना चाहिए आने वाले कुछ समय तक। देखिए त्योहारी मांग आने वाले समय में बढ़ेगी और अभी इस समय फसल भी बहुत अच्छी नहीं है इसकी, जिसके कारण दाम उच्चतम स्तर पे रुके हुए हैं। तो अपसाइड जो है ज्यादा है, डाउन साइड काफी कम लगता है मुझे। परंतु 6500 का एक ऐसा स्तर है जहां पर बाजार में थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। अगर एक बार 6500 के स्तर को बाजार अगर निकाल देता है तो उस परिस्थिति में फिर 7000 के आसपास के दाम भी इसमें आ सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है नीलेश पाटिल का। पूछिए पाटिल साहब। हेलो, हाँ सर, मेरा सवाल जो है वो सोयाबीन के ऊपर है। हेलो, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप सोयाबीन पर? हाँ सर, मैंने 100 क्विंटल सोयाबीन परचेस किया है, तो हाईएस्ट लेवल कितना जा सकता है सर विद इन अप टू मे? अच्छा, 100 क्विंटल आपने परचेज किया है, आप कह रहे हैं कि मई तक भाव कहां तक जा सकता है, बताइए राजीव जी। मृत्युंजय जी, मस्टर्ड के सोयाबीन के जो दाम हैं वो ऑलरेडी मुझे लगता है कि काफी बढ़ चुके हैं। अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है डबल के आसपास भी दाम होने वाले हैं। जो रैली चलनी शुरू हुई थी, रैली तकरीबन 3600 से चली है और अभी भाव जो है हम 6400 के आसपास देख रहे हैं। मुझे लगता है अब जो अपसाइड है वो ज्यादा नहीं बचा है इसमें।
तो हो सकता है यहाँ से 300-400 पॉइंट और सोयाबीन बढ़ जाए। बट मेरा मानना है कि यहाँ पर जो बाइंग है वो अग्रेसिवली नहीं करनी चाहिए। एक इसमें डीप करेक्शन आ सकता है, उसके रहते हुए सोयाबीन देखिए मृत्युंजय जी नीचे में 500-600 रुपए तक भी करेक्ट कर सकता है। तो एडवाइस ये रहेगा, अगर इन्होंने ऊंचे स्तर पे लिया है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। 6200 का स्टॉप लॉस के साथ सोयाबीन के लॉन्ग पोजीशन में बने और 6700-6800 के आसपास उसमें से एग्जिट कर लें। ओके, गोपाल हैं हमारे साथ, जुड़ रहे हैं इस वक्त चूरू राजस्थान से। पूछिए गोपाल जी। जी सर नमस्कार। सर जी हमने कल भी आपसे पूछा था, वायदा में 3850 का मई वायदा एक बार लॉट सेल किया हुआ है, तो 4086 का एसएल बताया था, वो तो हो गया सर। अब क्या करें, दोबारा सेल करें या इसमें रहने दें एक बार? बताइए राजीव जी, दोबारा अभी बेचने का मौका है या अभी अवॉइड किया जाए? जी मृत्युंजय जी, इसको ग्वार सीड को बेच सकते हैं। 4020 4050 एक अच्छा रेसिस्टेंस एरिया है इसका, तो ये 4050 के स्टॉप लॉस से बेच के चल सकते हैं। इनको नीचे में भाव मिल सकते हैं वापस 3900 तक के। ओके ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। राजीव जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। सर सिल्वर में 65,000 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 64,600, 65,800 का टारगेट। आपकी कॉल तरुण जी। क्रूड ऑयल एमसीएक्स अप्रैल फ्यूचर में सेलिंग किया जा सकता है 4430 के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा 4505। मुझे ऐसा लगता है आज या कल के अंदर वंस अगेन ऑयल के प्राइस 4210 तक आएंगे डाउनसाइड। आपकी आखिरी कॉल राजीव जी। मृत्युंजय जी, जिंक में खरीदारी कर सकते हैं 222.50 पर 221 के स्टॉप लॉस से 225 के टारगेट के लिए। ओके, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका और तरुण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।